नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम आदमपुर का महासंग्राम में। इससे पहले शुरुआत करें अपने प्रोग्राम की, एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बताते हैं। आदमपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सबसे पहले आप जान लीजिए। भाजपा ने भव्य बिश्नोई को चुनावी मैदान में उतार दिया है। जी हां, भाजपा के टिकट पर अब भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ेंगे। चौधरी भजनलाल के पोते कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई, दादा, पिता और मां के बाद अब बेटे को चुनावी मैदान में उतारा गया है। आदमपुर के रण में भव्य बिश्नोई की एंट्री हो चुकी है। 2019 का इससे पहले लोकसभा चुनाव भी वो लड़ चुके हैं। भव्य बिश्नोई ने हिसार से बतौर कांग्रेस उम्मीदवार ये चुनाव लड़ा था। तो भव्य बिश्नोई की आदमपुर में अग्नि परीक्षा की घड़ी अब है। दादा, पिता और मां के बाद अब भव्य चुनाव लड़ेंगे। आदमपुर के रण में भव्य बिश्नोई की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई की बात मानी है। कुलदीप बिश्नोई जो लगातार कुछ दिनों से ये बात कह रहे थे कि आदमपुर की जनता चाहती है कि भव्य ही चुनाव लड़ें, भव्य ही चुनाव लड़ें, और ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को समझाने में कामयाब रहे हैं कुलदीप बिश्नोई, और भव्य बिश्नोई को चुनावी मैदान में उतारने का फाइनल डिसीजन लिया जा चुका है। पक्की मोहर इस पर लग चुकी है। तो बड़ी अपडेट बता रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई के बेटे हरियाणा के युवा नेता भव्य बिश्नोई, वो आदमपुर से कैंडिडेट होंगे। आम आदमी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है। अब सबकी नजर है कांग्रेस पार्टी क्या कुछ रणनीति के तहत अपने किस उम्मीदवार को उतारती है, ये देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और हरियाणा के 3 उम्मीदवारों का ऐलान जो है आज किया गया, जिसमें हरियाणा से एक विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव होना है, यानी कि आदमपुर, वहां से कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को चुनावी मैदान में उतार दिया है। और इस विषय पर हरियाणा न्यूज से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बातचीत की थी। क्या कुछ इस बातचीत की बातें निकल कर आई, जरा सुनिए आप। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी सर, देखिए, अनुमान तो शुरू से लगाया जा रहा था, लेकिन अब फाइनली बीजेपी की तरफ से क्लियर हो गया है भव्य बिश्नोई। क्या कुछ बातें ध्यान में रखकर ये नाम जो है पार्टी की तरफ से दिया गया है? देखिए, एक बहुत नौजवान को, जो बाहर भी हार्वर्ड में भी पढ़ा हुआ है, ऐसे 29 साल के नौजवान को टिकट दिया है। पॉलिटिकल अनुभव भी है क्योंकि लोकसभा चुनाव पहले लड़ चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है कि एक अच्छा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आदमपुर की सीट पर विजयी होगी। कांग्रेस को कहां देख रहे हैं सर? कांग्रेस की तरफ से अब तक नाम नहीं सामने आया है। कांग्रेस तो अभी खुद ही नाम देख रही है, ढूंढ रही है। हम कांग्रेस की तरफ कहां देखें, अभी तो कांग्रेस देख रही है कि किसको सामने खड़ा करे। इसलिए कांग्रेस का तो अभी कैंडिडेट के बारे में ही जो है कांग्रेस की स्पष्टता ही नहीं है। इसलिए कांग्रेस की तरफ देखने का मुद्दा तो तब शुरू होगा जब कांग्रेस किसी को देख लेगी। देखिए, इस बात से धनखड़ साहब इनकार नहीं किया जा सकता कि भजनलाल परिवार का कहीं ना कहीं गढ़ रहा है या वर्चस्व रहा है इस सीट पर, लेकिन अब आपने एक नए चेहरे को पार्टी की तरफ से उतारा है, ये कहना गलत नहीं होगा। आपको लगता है जनता इस चेहरे पर पूरा विश्वास जता पाएगी? नहीं, बहुत अच्छी तरह से उभरता हुआ नौजवान है, बहुत ही, मैं कहूंगा कि बहुत सारी संभावनाओं से भरा हुआ है और एक अच्छा निर्णय हुआ है। एक नौजवान के साथ युवा कनेक्ट होगा। हरियाणा देश युवाओं का देश है भारत, और युवा लोग जो है आगे आएंगे। इस नाते से मुझे लगता है कि एक अच्छा फैसला है। अच्छा पढ़ा लिखा शिक्षित युवा है और बैकग्राउंड भी है और चुनाव भी लड़ा है लोकसभा का, तो सब तरह से अच्छे साबित होंगे। युवाओं को मौका दिया है युवा को, और मुझे लगता है कि धनखड़ साहब, के साथ चुनाव में उतरेगा। धनखड़ साहब, विचार विमर्श क्या किया जा रहा था? क्योंकि समय लगा दिया आपने काफी नाम की घोषणा करने से पहले, आपसे पहले आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली। नहीं, कल उनका नाम आया है जी, वो भी हमारा पुराना आदमी ले जाके नाम आया। कोई खास नाम नहीं है, कोई नया नाम नहीं है, बीजेपी का ही है। और वो उस नाते से हमारे यहाँ साथ काम करते थे, हम उनको जानते हैं, उनकी शक्ति सामर्थ्य सब जानते हैं। तो आप पे तो अपना कुछ है ही नहीं, वो तो ऐसे ही खोजते फिरते हैं। और जो है ये एक अच्छा नौजवान जो है साबित होगा।
तो आदमपुर उपचुनाव के लिए भव्य बिश्नोई को टिकट दे दिया गया है। आदमपुर पूर्व सीएम भजनलाल का गढ़ कहा जाता है। बीते 54 सालों से यहां पर भजनलाल परिवार का कब्जा रहा है। 1968 से चली आ रही भजनलाल परिवार की इस विरासत को इस बार उनका पोता संभाल पाएगा या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हम बात करेंगे इन तमाम समीकरणों पर, लेकिन उससे पहले जरा रिपोर्ट पर एक बार नजर मार लीजिए। उपचुनाव के रण में भव्य बिश्नोई। भव्य बिश्नोई आदमपुर से बीजेपी के उम्मीदवार। आदमपुर उपचुनाव लड़ेंगे भव्य बिश्नोई। तो आखिरकार ये तय हो चुका है कि आदमपुर उपचुनाव के रण में बीजेपी किसे उतारने वाली है। पिछले कुछ दिनों से चल रही तमाम अटकलों के बीच बीजेपी ने आदमपुर उपचुनाव के मैदान में भव्य बिश्नोई को उतार लिया है। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने अपने बेटे भव्य बिश्नोई के लिए आदमपुर उपचुनाव की टिकट मांगी और बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई की बात मानते हुए भव्य बिश्नोई को आदमपुर उपचुनाव का टिकट दे दिया है। अब आदमपुर से भव्य बिश्नोई उपचुनाव लड़ने वाले हैं। तो ऐसे में आपके लिए ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर भव्य बिश्नोई है कौन। कौन है भव्य बिश्नोई? भव्य बिश्नोई बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं। भव्य बिश्नोई हरियाणा के युवा नेता हैं। भव्य बिश्नोई ने हिसार लोकसभा क्षेत्र से 2019 में चुनाव लड़ा था। भव्य बिश्नोई ने बतौर कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव लड़ा था। 1,84,000 वोटों के साथ भव्य बिश्नोई तीसरे स्थान पर रहे थे। भव्य बिश्नोई जनहित छात्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। भव्य बिश्नोई ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। भव्य बिश्नोई ने हरियाणा में कई नागरिक सामाजिक संगठनों में काम किया है। आदमपुर से भव्य बिश्नोई के दादा, पिता और मां विधायक रह चुके हैं। भव्य बिश्नोई के दादा भजनलाल आदमपुर से 9 बार विधायक रह चुके हैं। 4 बार भव्य बिश्नोई के पिता कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से विधायक रह चुके हैं। भव्य बिश्नोई की मां रेणुका बिश्नोई 1 बार आदमपुर से विधायक रह चुकी हैं। तो वहीं कुलदीप बिश्नोई लगातार ये कहते रहे हैं कि वे आदमपुर से अपने बेटे भव्य बिश्नोई को उपचुनाव लड़वाना चाहते हैं। वहीं कुलदीप बिश्नोई ये बात हरियाणा न्यूज पर भी कह चुके हैं। देखिए, ये सब साथी चाहते हैं कि भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े कि यंग है, युवा पीढ़ी है और हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे शिक्षित राजनेता बन सकता है, क्योंकि जो आदमी टॉपर रहा है स्कूल में, कॉलेज में, इंटरनेशनल लेवल पे ब्लू ब्लेजर होल्डर ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में पढ़ के आया, तो निसंदेह नौजवान लड़के उसको पसंद करेंगे कि उसकी शिक्षा का फायदा हम उठाएं। लेकिन चुनाव कौन लड़ेगा इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी करेगी। आदमपुर के हल्के के मेरे लोग चाहते हैं कि भव्य चुनाव लड़े। तो वहीं आदमपुर उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई ने आभार प्रकट करते हुए कहा, आदमपुर उपचुनाव के लिए मुझ पर विश्वास जताने पर बीजेपी के तमाम शीर्ष नेतृत्व और सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार। आदमपुर के अपने परिवार की हर उम्मीद पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मुझे विश्वास है कि हमेशा की तरह इस बार भी आदमपुर की जीत होगी। बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई की बात मानते हुए भव्य बिश्नोई को चुनावी जंग के मैदान में तो उतार दिया है, लेकिन भव्य बिश्नोई के लिए ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। आदमपुर पूर्व सीएम भजनलाल का गढ़ माना जाता है। पिछले 54 साल से यहाँ पर भजनलाल परिवार का कब्जा रहा है। 1968 से चली आ रही भजनलाल परिवार की इस विरासत को इस बार उनका पोता संभाल पाएगा या फिर नहीं, ये जानना वाकई में दिलचस्प रहने वाला है। चंडीगढ़ से रवि कालीरमन की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
चलिए, जो पैनल हमारे साथ जुड़ा है परिचय आप जान लीजिए। प्रोफेसर विधु रावल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र सिंह रेड्डू जी हमारे साथ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। चंडीगढ़ संवाददाता रवि कालीरमण हमारे साथ हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। रावल साहब, पहला सवाल आपसे, किन पैरामीटर्स के हिसाब से भव्य बिश्नोई के हाथ में कमान सौंपी गई? केशव जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से अपने सभी प्रबुद्ध पैनलिस्ट को नमस्कार और सभी दर्शकों को हरियाणा न्यूज के नमस्कार। देखिए, लगातार जो आवाजें आ रही थी आदमपुर से, वो आ रही थी कि भव्य बिश्नोई जी को उम्मीदवार बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी में भव्य बिश्नोई जी, उनके पिताजी ने अभी आस्था अपनी जताई। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पर वो नतमस्तक होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने ये कहा कि हम मोदी जी के कृतित्व, मनोहर लाल जी के सुशासन और भारतीय जनता पार्टी के विचार को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस प्रकार से अपनी जो राजनीति है आगे हम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उन सिद्धांतों पर चलते हुए करना चाहते हैं। अब जब एक नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण की एक मांग आ रही थी निरंतर आदमपुर की जनता द्वारा, तो हमने भारतीय जनता पार्टी ने जनता की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए, जनता की इच्छा को पूरा करते हुए हमने भव्य बिश्नोई जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। और जैसे ही हमने उम्मीदवार बनाया, जिस प्रकार चहु और एक खुशी की लहर दौड़ गई है आदमपुर के अंदर, वो ये सुनिश्चित कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत प्रचंड जीत होगी। ये जीत बहुत प्रचंड होगी, बहुत प्रखर होगी, ऐतिहासिक होगी, बहुत भव्य एक जीत की हम और बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फैसला है पार्टी की लीडरशिप का। एक नवी उम्र का युवा, एक नए विचारों का युवा, जो एक पुराने सिद्धांतों पर, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पर, ऐसे सिद्धांतों पर जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाले सिद्धांत हैं, जो मैं नहीं तू और इदे नामम इदे राष्ट्राय स्वाहा के विचार की तरफ बढ़ते हुए अगर इस प्रकार से युवा आगे काम करेंगे तो मुझे लगता है इस राष्ट्र के लिए भी बहुत उपयोगी रहने वाला है। आदमपुर की जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए विधानसभा में आदमपुर की आवाज उठाएंगे अगर भव्य बिश्नोई जी, तो मुझे लगता है कि वो भी उनके उस विचार को चरितार्थ करेगा जिस विचार के साथ वो जुड़े हैं। ठीक है, रेड्डू साहब आपका रिएक्शन लेता हूं भव्य बिश्नोई के ऊपर, और फिर लोकदल कब तैयारी में है अपने नाम का खुलासा करने में? हाँ केशव जी, देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। परसों हमारी स्टेट बॉडी की मीटिंग सिंह जी चौटाला ने ली और वहां पर ये पूर्ण रूप से हमारी जो रणनीति थी चुनाव की वो डिक्लेयर कर दी उन्होंने। 5 सीनियर नेताओं की कमेटी बनाई जो गांव-गांव जा करके हल्के से ही कैंडिडेट ढूंढने का काम करेंगे। केशव जी, ये सबसे बड़ी बात नोट करने वाली है कि हमारी पार्टी जो इंडियन नेशनल लोकदल है वो हल्के के और पार्टी के कार्यकर्ता को ही कैंडिडेट बनाने का काम करेंगे। और जो भव्य बिश्नोई के बारे में आपने बात पूछी है मेरे से, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये बीजेपी पार्टी का समर्पण है कुलदीप परिवार के आगे और भजनलाल परिवार के आगे। ये समर्पण कर दिया है, इन्होंने समर्पित हो गए इनके आगे। क्योंकि परसों जो इनके नए प्रभारी आए थे उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई चंडीगढ़ में, वहां भी कुलदीप बिश्नोई ने क्लियर किया था कि मैं भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़वाना चाहता हूं और पार्टी ने मोहर लगाई थी कि कुलदीप को ही लड़ाया जाए चुनाव, तो अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत सकता है कुलदीप। ठीक है रेड्डू साहब, मैं एक बार रोकता हूं आपको। भव्य बिश्नोई जी हमारे साथ जुड़े हैं। भव्य जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। भव्य जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ जी, हाँ जी, बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, पार्टी ने भरोसा किया है, क्या चुनौतियां हैं जो आगे देखते हैं आप, और किस तरह से देखते हैं पार्टी के फैसले को आदमपुर की जनता के लिए? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे आदमपुर उपचुनाव लड़ने का अवसर प्रदान किया और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हर बार प्रयास करूंगा कि इनके विश्वास को कायम रखूं। आपने बात चुनौती की तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज एक तरफा माहौल है। आदमपुर में लोगों में बहुत ऊर्जा, बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है और हमेशा की तरह इस बार भी आदमपुर की जनता चुनाव लड़ेगी। चौधरी भजनलाल परिवार तो केवल मात्र एक चेहरा पेश करता है और जीत हमेशा आदमपुर की जनता की होती है। हुड्डा साहब ने कहा कि भजनलाल परिवार का वो गढ़ रहा है, लेकिन ऐसा तब रहा जब भजनलाल परिवार कांग्रेस के साथ जुड़ा था। उन्होंने कहा वो कांग्रेस का गढ़ था, है और रहेगा, आदमपुर की बाजी हम ही मारेंगे। देखिए, आदमपुर शायद हुड्डा साहब ऐसे उम्र में बड़े हैं तो मैं उनके खिलाफ ऐसे कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इतिहास गवाह इस बात का है कि हमारा परिवार 3 अलग अलग दलों से आदमपुर चुनाव लड़ा है, हर बार हमें जीत हासिल हुई है। आदमपुर हमारा परिवार है और अगर विपक्ष
विपक्षी दलों की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ उनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, वो सिर्फ चुनाव के समय आजमपुर में आते हैं और चुनाव के बाद ढूंढने से भी नहीं मिलते। अब भव्य जी, चुनावी मैदान में जाने की इच्छा आपकी थी या फिर कुलदीप जी ने थोड़ा सा कहा आपको कि आपको जाना चाहिए? ये फैसला भारतीय जनता पार्टी का था और आजमपुर की जनता का था। और मैं सिर्फ में इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं तो उस धरती को पूछता हूँ जिस पर मेरे पिताजी चलते हैं, मेरे लिए सब कुछ है। और उनका मुकाबला तो शायद मैं इस जन्म में क्या 7 जन्मों में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आजमपुर का एक एक व्यक्ति का मस्तक फक्र से ऊंचा हो, उसके लिए मैं हर प्रयास ईमानदारी से करूंगा। आम आदमी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट का ऐलान किया है, अच्छा खासा उनका भी अब जन सरोकार बताया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि थोड़ी बहुत कहीं चुनौती है वो भी? मैं नहीं उनको चुनौती मानता। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से जहां इनकी सरकार है, जो दिल्ली में, जो पंजाब में, आए दिन घोटाले सामने आ रहे हैं, इनके झूठा प्रचार सामने आ रहा है। हरियाणा की बात करें तो उनका यहाँ पे कोई जनाधार नहीं है। और आपको याद होगा कि शायद 2016 में केजरीवाल साहब का बयान उन्होंने किस प्रकार से फाइल कर दिया था कि हरियाणा की हक का पानी उनको नहीं मिलना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि उनको यहाँ पर वोट मांगने का भी अधिकार है। केजरीवाल साहब की रैली भी थी, उन्होंने कहा कि हिसार का हरियाणा का छोरा हूं। आपको लगता है कि वो भावनात्मक तरीके से जुड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत लुभा पाएंगे जनता को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा कि केजरीवाल साहब हो चाहे कोई भी हो, ये इनको अगर हरियाणा के बेटे हैं तो कितने साल हरियाणा की याद क्यों नहीं आए, आदमपुर की याद क्यों नहीं आए? और आदमपुर की जनता समझदार है, इनके बहकावे में, इनके भड़कावे में नहीं है। भव्य जी, क्या चुनावी मुद्दे लेकर जाएंगे जनता के बीच? मुद्दा होगा मान सम्मान का, विकास का। और 26 साल से जैसे आप जानते हैं कि हम विपक्ष में रहे हैं, तो इस बात को लेकर लोगों में बहुत जोश है कि अब सत्ता में हिस्सेदारी आदमपुर को मिल रही है। और जो सुनहरा जो दौर, स्वर्णिम दौर जो बजरंग का हुआ करता था, वो एक बार फिर आदमपुर को दस्तक देगा। इस बात को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। प्रचार की कमान आप ही संभालेंगे, कुलदीप जी संभालेंगे, या फिर कोई स्ट्रेटेजी उसके लिए बनाई है अभी या बनाएंगे? सभी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जो भाजपा की टीम है, चाहे हमारी पुरानी टीम है, हम तालमेल बिठाकर एक धार में इस चुनाव को लड़ेंगे। और जैसे मैंने कहा कि आदमपुर की जनता इस चुनाव को लड़ती है, हम तो केवल मात्र एक जरिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका भव्य जी, हरियाणा न्यूज से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। रेणु साहब, आपके पास आता हूं, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे डिबेट पर। केशव जी, मैं ये कह रहा था कि जो अभी इनकी चंडीगढ़ में मीटिंग हुई थी, वहां पर भी ये फैसला लिया गया था पार्टी की तरफ से कि कुलदीप बिश्नोई को ही चुनाव लड़वाया जाए और वो ज्यादा उपयुक्त उम्मीदवार रहेगा। परंतु कुलदीप जी अड़े हुए थे भव्य के ऊपर, तो इसलिए मैं कहीं ना कहीं इसमें ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को कुलदीप के आगे झुकना पड़ा है और दबाव में आकर के उनको भव्य को कैंडिडेट बनाना पड़ा। क्योंकि इसका पीछे कारण था, भारतीय जनता पार्टी के पास आदमपुर हल्के में कोई कैंडिडेट ही नहीं था। इसलिए हर बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी एक ही कार्य करती है, उधार का कैंडिडेट लेती है। चाहे वह एलनाबाद की बात हो, उन्होंने हालोपा को से कैंडिडेट उधार लिया था, अब इन्होंने कांग्रेस से उधार कैंडिडेट लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पास अपना कोई न जनाधार है, न इनका अपना कैंडिडेट है। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने वर्कर को और हल्के के वर्कर को ही मैदान में उतारने का काम करेगी। और आदमपुर चुनाव में ये कहते हैं कि बड़ी खुशी है। कौन, किस बात की खुशी है? इन्होंने आदमपुर की जनता को अचानक एकदम इलेक्शन में धकेलने का काम किया। वहां के लोगों को इतने पैसे की बर्बादी होगी, इतने काम की बर्बादी होगी। उनकी क्या कारण था जो इन्होंने इस्तीफा दिया? केवल और केवल अपने बेटे को, भव्य को स्थापित करने के लिए। अरे भाई, अब अगर आपने स्थापित ही करना था तो अगले 2024 में इलेक्शन लड़वा लेते। बीच में क्यों आपने हरियाणा प्रदेश के इतने पैसे को बर्बाद करने का काम किया? दूसरी बात, ये बार बार दावा करता है भजनलाल परिवार कि यहाँ पर हमारा दबदबा रहा है। अरे भाई, दबदबा रहा, आज लगभग 53 गांव है आदमपुर में केशव जी। 53 गांव में से 50% गांव में आज भी पीने का पानी नहीं है। इन्होंने वोट तो ली है, वोट लेकर के जनता को लूटने का काम किया है। जहां आज तक पीने का पानी उपलब्ध नहीं करवा सके, बिजली की व्यवस्था नहीं करवा सके, और आज तो ये सरकार में बैठे हैं कुलदीप जी। आपने देखा होगा 10 दिन पहले किस प्रकार से स्कूलों के बच्चे रोडों पर बैठ करके मांग कर रहे थे, हमें अध्यापक दे दो, हमें अध्यापक दे दो। कैसे रो रहे थे बेचारे बच्चे। वहाँ उनको सुविधाएं दिलवाने का काम नहीं करते हैं और कहते हैं कि हल्के में बहुत प्रसन्नता। ठीक है रेणु साहब, मैं जवाब दूंगा प्रोफेसर साहब से, मैं जवाब लूंगा आपके सवालों के। केवल ढिंगरा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवल जी, बहुत स्वागत है। कब कर रहे हैं केवल जी ऐलान, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? जी, तैयारियां बड़ी अच्छी चल रही हैं और जो भी हमारा सशक्त उम्मीदवार आएगा
वो इलेक्शन लड़ेगा और कांग्रेस यहाँ पे जीत दर्ज करेगी। दूसरी बात, जहां तक अभी मैं सुन रहा था, ये जनता की इच्छा के साथ आया है, ये जनता की इससे आया है, बना रखी है बीजेपी धरपकड़ योजना के तहत। बीजेपी धरपकड़ योजना के तहत किसी को भी ईडी के नोटिस देती है और उसको पकड़ कर ले जाती है, और वो जो डरता है वो अपने आप ही सरेंडर कर देता है। ये कुलदीप बिश्नोई के जो सरेंडर था, उसका जो है, उसके एवज में भव्य बिश्नोई को उम्मीदवार बनाया गया है, क्योंकि इनके पास उम्मीदवार नहीं था। रेड्डू जी ने भी यही बात कही, मैं भी यही कह रहा हूं। दूसरी बात ये थी कि ये जनता की इच्छा के साथ नहीं आया। जनता की इच्छा तो कुछ और थी, इनका मामला कुछ और था। इनके अंदर आत्म जो जाग रही थी, अंतरात्मा की आवाज, ये उसके तहत बीजेपी में गए थे, क्योंकि 200 करोड़ का नोटिस था ईडी का। जहां तक दूसरी बात रही, जो पिछले टाइम पे तो कह रहे हैं कि मेरे पास कोई ईडी का नोटिस आज तक आया नहीं है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स का नोटिस आया था, अगर उसे देखते हुए मुझे बीजेपी में जाना होता तो मैं 2019 में जाता, क्योंकि वो तो काफी पहले नोटिस आया हुआ था। अभी हाल फिलहाल में कोई नोटिस थोड़ी ना आया उन्हें। रवि ने पूछा था, रवि मेरे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता है, मैं उन्हीं से क्लियर कर देता हूँ एक बार, अलग होती है। फिर मैं आऊंगा आपके पास। रवि, आपने ये सवाल किया था, मुझे ध्यान है। इनकम टैक्स और ईडी अलग अलग नहीं होती। इनकम टैक्स और ईडी अलग अलग चीज है सर, नहीं होती। मैं एक बार रवि से क्लियर कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, मैं एक बार रवि से क्लियर कर लेता हूँ, फिर मैं आ रहा हूँ। इसी पॉइंट पर आऊंगा केवल जी, क्योंकि रवि ने बात की थी कुलदीप बिश्नोई से, इसलिए मुझे याद है। रवि, बताइए जरा एक बार। जी करिए। बिल्कुल केशव, देखिए, जब कुलदीप बिश्नोई से बातचीत की गई थी तब उनसे पूछा गया था, हमारी तरफ से पूछा गया, हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत के दौरान उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये सवाल उठाता रहा है कि आप ईडी और आईटी के डर से जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया था। 3 साल पहले आईटी की कार्रवाई जरूर उन पर हुई थी, कोई तफ्तीश जो है वो जरूर हुई थी, लेकिन ईडी का उन पर आज तक कोई शिकंजा कसने की बात जो सामने विपक्ष लगातार उठा रहा है, वो इस प्रकार की कोई बात नहीं है। अगर मेरे को आईटी की कार्रवाई से बीजेपी ज्वाइन करनी होती तो आज से 3 साल पहले मैं वो पार्टी ज्वाइन कर लेता। आज तमाम जो चीजें हैं बिल्कुल स्मूथ हैं, साफ हैं, क्लियर हैं। आज मैंने भारतीय जनता पार्टी इसलिए ज्वाइन की है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जिस प्रकार से उनकी अनदेखी की जा रही थी, उस अनदेखी के चलते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। दूसरी बात केशव, मैं ये बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से लगातार ये कहा जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई बेहतर विकल्प होते या भव्य बिश्नोई बेहतर विकल्प होते, तो कहीं ना कहीं ये जिक्र जरूर उठता है। तो आने वाले समय में जब उपचुनाव होगा, जो वोटिंग होगी 3 तारीख को, तो उससे पहले का अगर बाई इलेक्शंस की बात की जाए, चौथा बाई इलेक्शन आदमपुर में होने जा रहा है, 3 इलेक्शंस की बात की जाए, या फिर लगातार लंबे अरसे से जो है भजनलाल परिवार का जो गढ़ माना जाता है, तो उसकी एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ताकत का अंदाजा आपको इसी बात से हो जाएगा। भजनलाल परिवार के खिलाफ जिसने भी वहां से इलेक्शन लड़ा है, चाहे चौधरी देवीलाल हो, चाहे उनके बेटे चौधरी रणजीत सिंह जो आज के वर्तमान समय में बिजली मंत्री हैं, प्रोफेसर गणेशी लाल हो, पूर्व मंत्री संपत सिंह हो, के पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश हो, तमाम जो बड़े दिग्गज थे, पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह हो, तमाम जो दिग्गज थे, उनको वहां से मात खानी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं उस बात का अंदाजा इस बात से साफ लगाया जा सकता है कि भजनलाल परिवार का वो गढ़ था, और आने वाले समय में किस प्रकार से ये इलेक्शन रहता है। अब उनकी तीसरी पीढ़ी है, वो इलेक्शन लड़ने जा रही है। भव्य बिश्नोई को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां जो है टिकटार्थी बनाया है, उम्मीदवार बनाया है। तो आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं ये चीजें जरूर देखने को मिलेंगी कि भाजपा का 2 चीजें इसमें मैं क्लियर करना चाहूंगा केशव, जिस प्रकार से इकलौते सत्तारूढ़। ठीक है रवि, मैं रोकता हूं एक बार आपको। कुलदीप बिश्नोई जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कुलदीप जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। धन्यवाद जी। बीजेपी के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं सर? पार्टी का ही फैसला है या आपने ऐसा कहा कि भव्य को चुनाव में आना चाहिए, या भव्य का मन था? नहीं, देखिए, ये पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का और आदमपुर हल्के की जनता का फैसला है। तो आदमपुर हल्के की जनता चाहती थी कि भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े। उनको युवा नौजवान बहुत ही शिक्षित अपना नुमाइंदा चाहिए था, और वो उनकी धारणा मैंने शीर्ष नेतृत्व को पहुंचाई थी, उन्होंने उस बात को माना। कुछ चुनौतियां मानते हैं कुलदीप जी, या एक तरफा लड़ाई है? देखिए, एक तरफा चुनाव है परमात्मा की कृपा से, क्योंकि ये, और आपको मैं ये बात साफ करना चाहता हूँ कि आदमपुर हल्के में चुनाव कभी भजनलाल जी का, कुलदीप का या भव्य का नहीं होता, वो आदमपुर हल्के के मान और सम्मान का होता है। तो यहाँ का हर वोटर अपने आप को चौधरी भजनलाल समझ के काम करता है, इसीलिए मैं दावा से कहता हूँ कि एक तरफा चुनाव है। हुड्डा साहब कह रहे थे, और कांग्रेस के और भी लोग कह रहे थे कि कांग्रेस का ही गढ़ रहा है आदमपुर।
ये हुड्डा साहब की उम्र हो गई है, शायद उनकी याददाश्त कमजोर हुई है। जहाँ से चौधरी भजनलाल परिवार जनता पार्टी की टिकट पर जीता है, कांग्रेस की टिकट पर जीता और हजका की टिकट पर जीता। तो अगर उनको फिर भी अगर हुड्डा साहब को इतना अपने में गुमान है कि कांग्रेस का गढ़ है, तो क्यों नहीं वो मेरा चैलेंज स्वीकार करके खुद चुनाव लड़ते। 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं, भव्य तो मेरे को नौजवान लड़का है, तो क्यों नहीं उनमें दम है तो सामने आके चुनाव लड़के दिखाए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कुलदीप जी, एक फैक्ट ये भी रहा है कि जब कांग्रेस के सिंबल के साथ आप चुनावी मैदानों में गए हैं तो वोट परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा है, जब इंडिपेंडेंट लड़े हैं तो जीते तो हैं लेकिन परसेंटेज थोड़ा सा कम हुआ है। क्या आपको लगता है कि ये जो गैप है वोटर्स का, ये कोई प्रभाव डालेगा इस चुनाव में भी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मेरा वोट शेयर देखेंगे तो वोट शेयर मेरा हर इलेक्शन में बढ़ा है। अगर ट्रायंगल कॉन्टेक्ट होता है तो विक्ट्री मार्जिन कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, वन और हेड ऑन होता है तो विक्ट्री मार्जिन कम होता है। लेकिन अगर आप मेरा वोट शेयर देखेंगे तो हर बार मेरा वोट शेयर बढ़ा है, भजनलाल जी का भी और मेरा। और मैं दावे से कहता हूँ जनता को विश्वास में लेकर कि भव्य कहीं बड़े मार्जिन से जीतेगा और मुझसे कहीं ज्यादा वोट उसके आएंगे। लोगों का एक सवाल ये भी है कि बहुत लंबे अरसे से भजनलाल परिवार का गढ़ रहा है आदमपुर, और अब आप लोग सियासत में भी रहे हैं, सत्ता का हिस्सा भी रहे, कई बार विपक्ष में भी रहे, लेकिन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सत्ता आपके पास रही, प्रभाव आपका रहा, लेकिन आदमपुर का विकास उस रफ्तार से नहीं हो पाया जिस रफ्तार से होना था। ये सवाल जनता पूछेगी क्या? नहीं, आदमपुर जनता ये सवाल पूछना होता है। हम तो जनता के बीच में 5 के 5 साल रहते हैं, कांग्रेस की और पार्टी रहती है, सिर्फ चुनाव में नजर आते हैं। आदमपुर हल्के का अगर विकास हुआ तो सिर्फ और सिर्फ चौधरी भजनलाल जी परिवार ने किया। चाहे यहाँ स्कूल है, ITI है, सड़कें हैं, 24,000 से ऊपर लोगों को रोजगार अपने 55 साल के राज के अंदर उसके ऊपर हम लोगों ने दिए। और यहाँ कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ 4 तरफ सड़क ना लगती हो, कोई गांव ऐसा नहीं जहाँ वाटर वर्क्स ना हो। तो मतलब यहाँ तो विकास की गंगा बहाई हम लोगों ने। अब लेकिन पिछले 26 साल से हम लोग विपक्ष में रहे हैं, तो जिस प्रकार से विकास की गंगा बहनी चाहिए वो थोड़ी स्लो हुई, तो उसको दोबारा रफ्तार देने के लिए और मोदी जी और खट्टर साहब की नीतियों से प्रभावित होकर हमने बीजेपी ज्वाइन की। अभय चौटाला जी कह रहे हैं कि कुलदीप जी और भव्य जी तो यहाँ पर बस घूमने फिरने के लिए आते हैं, रहते तो वो बाहर ही हैं। चलो वो आते तो है ना, आप तो ये लोग तो 5 साल में घूमने फिरने से नहीं आते। लोकदल का कहना है कि हम हल्के से ही किसी उम्मीदवार को उतारेंगे जो वहीं पर रहेगा, घूमे फिरेगा नहीं। खुला चैलेंज है, किसी को उतारिए, जीत आदमपुर हल्के की होगी। कुलदीप जी, आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है, पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, कोई थोड़ी बहुत चुनौती है उसकी भी? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई वजूद नहीं है। दिल्ली में लोगों ने इनको आजमा के देख लिया, पंजाब में आजमा के देख लिया, वहां पूरे तरीके से बिजली फ्री, पानी फ्री, झूठे वादे दे के सरकारें इन्होंने बनाई थी। अब आदमपुर की जनता, हालांकि जनता बहुत समझदार है, ये अपने प्राय की पहचान करते हैं और झूठे सच्चे की पहचान करते हैं। कुलदीप जी, ये सवाल लगातार उठाया जाता है और ये कटाक्ष के रूप में बात कही जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी खासतौर पर इस मुद्दे को लेकर के जाएगी कि धरपकड़ योजना बीजेपी की है, ईडी और आईटी के दबाव में कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा का दामन थामा है। देखिए, अगर मैं देखो, ईडी का मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, मेरे पास इनकम टैक्स का सर्च हुआ था 2019 में, और अगर मैं डरता तो 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में आता, क्योंकि 2019 के विधानसभा से पहले सर्च हुआ था मेरे यहाँ। 3 साल पुरानी बातें को लेकर गड़े मुर्दे उठा रहे, मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, सब कुछ हमारा मामला खत्म हो चुका है। हम तो मोदी जी की और खट्टर साहब की नीति और आदमपुर हल्के के विकास को लेकर हम बीजेपी में ज्वाइन हुए। प्रचार की कमान आपके हाथ में रहेगी, भव्य के हाथ में रहेगी, या पार्टी लाइन के हिसाब से तय करेंगे सारी चीजें? देखिए, पार्टी लाइन के हिसाब से भी होगा और कमान आदमपुर हल्के की जनता के हाथ में होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया कुलदीप जी आपका हरियाणा न्यूज से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अब मैं आपके पास ही आता हूं केवल जी, वहीं से शुरू करते हैं। कुलदीप बिश्नोई ने खुद इस बात का जवाब दिया और यही बात रवि जी भी कह रहे थे, तो ये बात तो अब अनफैक्चुअल सी हो गई, मन गढ़ंत सी हो गई कि भाई ईडी और आईटी के दबाव में यहां पर आए हैं, क्योंकि फैक्चुअल नहीं है कुछ भी इसमें। केवल जी, नहीं, ये बात प्रूव हो गई कि इनकम टैक्स का नोटिस था, इसी वजह से इनकी अंतरात्मा की आवाज जागी, और ये बात प्रूव हो गई कि इन्होंने उसी दबाव के अंदर बीजेपी ज्वाइन करी। ये बात प्रूव हो गई अब तो। अब पहले तो आप प्रूव नहीं मानते थे, अब तो प्रूव होगी। उनके मुखबिन से सुन लिया आपने कि इनकम टैक्स का नोटिस था, इनकम टैक्स के नोटिस से ही, क्योंकि जब बीजेपी में चले जाता है कोई भी आदमी तो वो नहा धो के गंगा साफ हो जाती है। जिस समय इनकम टैक्स के नोटिस होते हैं, जिस समय वो ओपोजिशन में होता है, ये बीजेपी का काम है, और बीजेपी के काम को कुलदीप बिश्नोई जी ने अपने मुखबिन से प्रूव भी कर दिया, और आपने भी सुन लिया ये बात। और ये बात अब क्लैरिटी से आ गई कि उनके ऊपर नोटिस आए थे, उनकी सर्चिज हुई थी, उनको ईडी का नोटिस दिया गया था और उनको ईडी का नोटिस वापिस हो गया। यही बात थी, यही बात मैं कहना चाह रहा था, और यही बात प्रूव हो गई।
ईडी और इनकम टैक्स एक ही चीज होती है। ईडी रिकवरी एजेंसी होती है, इनकम टैक्स जांच करती है। अगर ईडी इनकम टैक्स में कुछ गड़बड़ पाई जाती है तो ईडी रिकवरी करती है। उसका नोटिस इनको गया था 200 करोड़ का। अगर इनका जो नोटिस, अगर वो कल्ला नोटिस रह गया, तभी तो इन्होंने कह दिया मेरे ऊपर कोई जांच नहीं। केवल जी, इस हिसाब से तो विजिलेंस और हरियाणा पुलिस भी एक ही होती है। ये अगर ये कांग्रेस में रहते, सुनिए, अगर ये कांग्रेस में रहते तो 200 करोड़ की देनदारियां कुलदीप बिश्नोई जी के टीवी के ऊपर आप लोग दिखाते। अच्छा। और मैं आपको एलानिया कहता हूं, ये बात उन्होंने अप्रूव कर दी कि ये नोटिस था। और मैं कह रहा हूं कि ये इनको इसी नोटिस को ईडी में कन्वर्ट करके इनको नोटिस दिया गया था, पासपोर्ट भी जब्त किया गया था। चलिए, और वो सारी रावल साहब से जवाब लेता हूं। बीजेपी में जाने से शांत होगी। विदु जी, ये हुआ। विदु जी, विदु जी कनेक्टेड हैं आप? आवाज आ रही है क्या आपको? क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? विदु जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। क्या जी मेरी जी आवाज आ रही है? बोलिए सर, हम सुन पा रहे हैं। तो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे और एक बार नहीं बार बार कह रहे थे कि ईडी और इनकम टैक्स एक ही चीज होती है। तो मैं हैरानी में पड़ गया। पहले बार तो यकीन नहीं हुआ, दूसरा आपने दोबारा कंफर्म जब करवाया, फिर मुझे लगा अभी थोड़ी देर में कहेंगे आम और अमरूद एक ही बात होती है, संतरा और केला एक ही बात होती है, ऊंट और पहाड़ एक ही बात होती है, मिर्च और प्याज एक ही बात होती है। तो मैं सोच रहा था कि क्या क्या बातें एक ही होती हैं। और फिर जब ईडी और इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनका तो राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो इस समय केंद्र का नेतृत्व भी और इनका प्रदेश का नेतृत्व भी, यानी राष्ट्रीय नेतृत्व भी और हरियाणा का नेतृत्व भी इस समय जो है बेचारा स्ट्रगल कर रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो चोरियां की हैं, जब राज मिला तब चोरी की, उन चोरियों से बचने के लिए एक के बाद एक कोर्टों के अंदर धक्के खा रहे हैं और कोर्ट इनको जमानत भी नहीं दे रहा है। माफी चाहूंगा, कोर्ट जमानत दे रहा है और जमानत पर ये लोग बाहर हैं। तो इस प्रकार से जो लोग भ्रष्टाचार के एक तरह से सूचक रहे हों, वो लोग आकर जब इस प्रकार की बात कहते हैं तो बड़ी स्थिति बड़ी दिलचस्पी हो जाती है। केवल जी मुस्कुरा रहे हैं आप किस बात पर? हाँ, मुस्कुराने का कारण है ना जी, वो भी मन से जानते हैं कि क्या कह रहे हैं। लेकिन खैर, मैं एक दो बातें कह रहा था। एक तो अंतरात्मा की आवाज की बात कह रहे हैं, कहते जी ईडी का नोटिस आया, अंतरात्मा की आवाज जाग गई। राहुल गांधी जी पे, सोनिया गांधी जी के पास तो 2014 से जो है मामले चल रहे हैं भ्रष्टाचार के। फिर कह रहे हैं कि 200 करोड़ का नोटिस आया। अरे साहब, राहुल गांधी जी पर, सोनिया गांधी कहां से आ गई? वो आपकी इस मामले में भी सोनिया गांधी आएगी। अपना कमाल है। चर्चा किस बात की हो रही है? सोनिया गांधी पे चर्चा हो रही है क्या? ठीक है। केवल जी, राहुल जी, सोनिया जी आपके नेता नहीं है क्या? अगर नहीं है तो हम नहीं लाएंगे। अच्छा, विदु जी, रेणु साहब का ये सवाल है कि चौटाला साहब ने जो इस्तीफा दिया था वो किसानों के लिए उन्होंने दिया था, वो सही है या गलत है? ठीक है, बात की बात गई, लेकिन उन्होंने कहा कि मिड टर्म पोल में आदमपुर को धकेलने का केवल और केवल उद्देश्य था कि भव्य को पॉलिटिकली एस्टेब्लिश कर दें। देखिए, जब इस प्रकार की कोई बात करता है तो अपनी इज्जत होता है। जब वो ये कहते हैं हमने किसानों के लिए दिया था इस्तीफा देते हुए तो उन्होंने छाती पर हाथ मारकर कहा था जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तो मैं नहीं आऊंगा। जबकि तथ्य की बात है कि कानून तो जाकर नवंबर में वापस हुए, वो तो जाकर सितंबर में आ गए थे चुनाव मैदान में चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन इस प्रकार से झूठ बोलना, और यही इनके असल में राजनीति का सार है, ये केवल और केवल झूठ की राजनीति करते हैं, सच से कोई लेना देना नहीं। फिर यहां पर कह रहे थे कि आदमपुर के अंदर गांव की क्या हालत है। अरे साहब, आदमपुर के अंदर जो हालत है वो तो है। आप एलनाबाद में जहां पर आपकी एकमात्र सीट है, 90 में से 89 विधानसभा के क्षेत्र के लोगों ने इंडियन नेशनल लोकदल का सुपड़ा साफ कर दिया, उनको अस्वीकार कर दिया। केवल एक विधानसभा ने थोड़ा सा मसा बाय द स्किन ऑफ देयर टीथ एलनाबाद की जनता ने थोड़ा 6,000 वोट से 6700 वोट से आपको रहने दिया। उसके गांव की हालत तो देखो साहब। मुझे तो अभी पिछले साल ही जो है उपचुनाव में वहां जाने का अवसर मिला। वहां मैंने देखा किस प्रकार सेम की समस्या कितनी भयंकर है। वहां पर गांव के अंदर किस प्रकार से लोगों को विकास का नाम ही नहीं पता चल रहा था, किस प्रकार से बिल्कुल सो जाते थे ये लोग। ये वहां पर, और ये एक नहीं, खुद मुख्यमंत्री रहते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री थे तो एलनाबाद से थे। अभय सिंह चौटाला जो है, जो सर्वे सर्वा रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल के, वो वहां से चुनाव लड़ते रहे। तो अपने हल्के का तो कुछ करना नहीं, दूसरे के बार बार गिरेबान में झांकना। और तीसरी बात, वो बार बार एक कह रहे थे कि पार्टी के अंदर
अंदर ये पार्टी की बैठक हुई थी, केशव जी मैं खत्म कर रहा हूं, उन्होंने बार बार एक झूठ बात कही कि चंडीगढ़ में जो पार्टी की बैठक हुई थी उसमें ऐसा कोई बात हुई थी। मैं स्वयं उस पार्टी की बैठक में मौजूद था। मुझे लगता है कि ये नहीं होंगे रेड्डू जी, इनकी आस्था आज भी इंडियन नेशनल लोकदल में, भाजपा में नहीं अभी जागी होगी। तो इनको ये इस प्रकार की झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं? इसके पीछे क्या सोर्स है? गलत बोलना, झूठ बोलना। मैं यहां पर आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देता हूं कि इस प्रकार की जो बात वो कह रहे हैं नहीं चर्चा हुई। वहां पर चर्चा जो है, एक पर्वों का समय चल रहा है या त्योहारों का समय चल रहा है, तो नवीन पर्व में एक नवीन प्राण जो है हम जो आदमपुर की जनता को चाहिए उसको लेकर चर्चा हुई थी। और तभी मोटे मोटे तौर पर ये इस दिशा में बात जाती हुई दिख रही थी कि वहां पर भव्य बिश्नोई जी को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी के विचार को आगे बढ़ाया जाए। रवि, अब ये 2-4 दिन की घटी घटना तो नहीं है कि भव्य का नाम प्रस्तावित कर दिया कुलदीप बिश्नोई ने। जिस तरीके से अब तस्वीरों के मायने समझे जा सकते हैं, सीएम साहब से मिलने के लिए जब जाते थे तो भव्य को साथ में रखा जाता था, दिल्ली जाते थे तो भव्य को साथ में रखा जाता था, यानी कि तैयारियां तो पहले से ही चल रही थी। बिल्कुल केशव, देखिए जब कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो तभी से ये चर्चाएं थी कि भव्य बिश्नोई जब है आदमपुर का अगर बाई इलेक्शन होगा, कांग्रेस से वो अलविदा कहते हैं, तो आदमपुर बाई इलेक्शन में भव्य बिश्नोई कैंडिडेट के रूप में सामने आ सकते हैं। तो चर्चाएं तब से थी। राजनीतिक गलियारों की अगर बात की जाए तो तब से कुलदीप बिश्नोई ये चाहते थे कि जो है भव्य बिश्नोई जो आदमपुर से है कैंडिडेट के रूप में भारतीय जनता पार्टी से निकल करके सामने आए और कहीं ना कहीं वो केंद्र की राजनीति लगातार जब उनकी बातचीत बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से हुई, उनको जब बातचीत के लिए बुलाया गया या फिर वो खुद जो प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल या फिर बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से मिले या फिर अमित शाह से मिले, तो कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों पर बातचीत जरूर हुई थी। तो उनको अगर बीजेपी को ये लगता है कि कुलदीप बिश्नोई राजस्थान में ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं क्योंकि बिश्नोई समाज को एकजुट करने में या फिर उनको साथ लाने में कुलदीप बिश्नोई अहम भूमिका निभा सकते हैं, तो उनको केंद्र में ज्यादा लेकर आना जो है ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और रही हरियाणा की बात, आदमपुर की बात, तो कुलदीप बिश्नोई के बेटे जो भव्य बिश्नोई हैं वो बेहतर विकल्प के रूप में आ सकते हैं क्योंकि वर्चस्व की अगर लड़ाई की अगर बात की जाए तो भजनलाल परिवार का 56 साल से वहां गढ़ माना जाता है। 56 साल के आसपास से भजनलाल परिवार का वहां राज है, एक छत्र जिसको कह सकते हैं, एक छत्र राज जिसको कह सकते हैं, वो राज है। और कहीं ना कहीं अब एक फायदा इसलिए इनको यहाँ से भव्य बिश्नोई को ज्यादा होने वाला है क्योंकि अगर कुलदीप बिश्नोई अगर आदमपुर से इलेक्शन लड़ते तो निसंदेह उनको ज्यादा मत मिल सकते थे या फिर वो ज्यादा प्रभावशाली हो सकते थे। तो कहीं ना कहीं हार की अगर बात की जाए तो कुलदीप बिश्नोई या भारतीय जनता पार्टी के पास हार का मतलब इस इलेक्शन में कहीं ना कहीं उनका जो पलड़ा है वो काफी भारी नजर आता है। क्यों इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं, एक तो 26 साल से विपक्ष में बैठे हैं, 26 साल के बाद जब सत्ता के साथ जाने का मौका है तो आदमपुर की जनता क्यों ना जाना चाहेगी। लगातार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नीतियां रही हैं वो लगातार कहती है कि सम्मान काम सम्मान विकास और सबका काम सबका साथ लेकर हम चलने वाले लोग हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लगातार ये कहा है कि कुलदीप बिश्नोई अगर हमारे साथ आते तो निस्संदेह जो है प्रदेश का जो वोट बैंक है वो उनके साथ भी जाएगा और साथ साथ विकास जो है आदमपुर में जो लगातार नहीं हुआ क्योंकि 26 साल से विपक्ष में एक अपने आप में बड़ा जो है एक टेन्योर होता है कि 26 साल विपक्ष में रहते हैं तो कहीं ना कहीं विकास थोड़ा सा वीक होता है। एक विपक्षी विधायक अपनी मतलब सत्तारूढ़ पार्टी से उतना काम नहीं करा सकता जो एक सत्ता के साथ सत्ता के अंदर जुड़े रहने वाला जो विधायक है वो करा सकता है। यानी सत्ता के सहयोगी जितने विधायक हैं वो ज्यादा काम करा सकते हैं क्योंकि इजीली हो जाता है, उनको मिलना जुलना इजीली हो जाता है या फिर उनसे तमाम जो विधायकों के काम है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से साफ कर दिया गया था तमाम के तमाम 90 विधायक जो हैं उनको सम्मान राशि दी जाएगी अलग से काम करने। अगर किसी हल्के में या किसी किसी क्षेत्र में अगर कोई दिक्कत आती है तो वो आकर उनसे मिल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इजी वे हो जाता है, आराम से आप अपने हल्के का काम करा सकते हैं अगर आप सत्ता के साथ जाते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज आदमपुर को यही होने वाला है कि कुलदीप बिश्नोई अब सत्तारूढ़ पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं। तो आने वाले समय में एक सरकार के साथ जुड़ने का फायदा आदमपुर को होगा और कहीं ना कहीं आदमपुर की जनता भी इस चीज को भले भांति जानती है। अगर आप सत्ता के साथ जाते हैं तो आपका जो रुका हुआ विकास था, जो जिस प्रकार से लगातार कह रहे थे लोग, वो विकास अब ज्यादा तेजी के साथ हो पाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि आपका, आपको आगे की कवरेज के लिए निकलना है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियां साझा करने के लिए। विदु जी, अगर मैं आता हूं आपके पास ही आ रहा हूं केवल जी, और फिर रेड्डू साहब आपके पास भी आऊंगा, लेकिन चूंकि रवि ने ये पॉइंट उठाया तो मैं रावल साहब से जवाब लेता हूं। रावल साहब, ये बात आप 100% एग्री करेंगे कि आदमपुर की जनता को अगर सत्ता के साथ आने का मौका मिलता है तो क्यों चूकेगी,
लेकिन अगर बीते 2 उपचुनावों की बात करें, चाहे बड़ौदा की बात करें या फिर ऐलनाबाद की बात करें, हार चाहे 1 से हो या 1 लाख से हो, हार ही होती है। विधानसभा के अंदर एमएलए काउंट नहीं होता है। तो अगर बात ऐसी ही है तो उपचुनाव में कोई अंकगणित बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहा है बीजेपी का। केशव जी, पहली बात तो ये कि 2 नहीं 3 उपचुनावों की बात करनी चाहिए हमें। जो 2014 के बाद जब से हम सत्ता में आए तब से हम कंटिन्यूटी में हैं। तो 3 उपचुनाव की बात करें तो तीनों जगह हमने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। जींद में हम कभी चुनाव नहीं जीते थे, वहां हम पहली बार चुनाव जीते। बड़ौदा के अंदर हमारे सबसे कम वोट आए थे 2014 के चुनाव में, लेकिन जब 2020 में हमने चुनाव वहां पर लड़ा तो हम ऐतिहासिक प्रदर्शन करके, कहां पर हमारे 2014 में केवल 2700 वोट आए थे, 2700 से बढ़ाकर 2020 में हम 50,000 से ऊपर वोट ले आए। तो किस प्रकार से हमारा एक्सपोनेंशियल राइज हुआ। ऐलनाबाद एकमात्र ऐसी सीट थी जहां पर अभय सिंह चौटाला, जिनके राज हुआ करता था कुछ साल पहले तक, उनको केवल 1 सीट पर समेट दिया था ऐलनाबाद। यानी सोचिए कितना बड़ा किला, कितना बड़ा गढ़ होगा। ये इतने बड़े गढ़ के अंदर भी जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने गई, वहां पर हम कभी नहीं जीत पाए थे। वहां हमारी कभी बहुत बड़ी वोट नहीं आया करती थी, जमानत जब्त हुआ करती थी हमारी। हमने नाको चने चबवा दी। और ये तो कब, जब अभय सिंह चौटाला खुद अपने मन से अपनी सीट छोड़कर गए थे, छाती पर हाथ मारकर गए थे, और सभी आंदोलन जीवियों का उन्होंने साथ लिया। आंदोलन जीवियों ने आकर भाजपा के विरुद्ध उनके खिलाफ प्रचार किया। 4-4 लठैत बिठा देते थे गांव के बाहर, और 12-12 गांवों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को भी नहीं घुसने दिया लठैतों के दम। लेकिन जब मत पेटियां खुली तो उन 12 गांवों के लोग भी भारतीय जनता पार्टी को जिता गए। तो देखिए, ऐसी स्थिति में भी हमने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। अब इनकी बात कर लें, इन 3 चुनाव में एक चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल जीती है, जो उनका गढ़ था, बड़े मसा से जीते हैं, बहुत मुश्किल से। और बाकी 2 चुनाव में इनकी जमानत जब्त। कांग्रेस जो है अपने खुद के गढ़ में बहुत कम मार्जिन से जो है बड़ौदा का चुनाव जीती, बाकी दोनों चुनाव में उनकी जमानत जब्त। और जो हम चुनाव लड़े वहां पर इन दोनों की जमानत जब्त। यानी 3 में से 2 में इनकी जमानत जब्त। माफी चाहूंगा, अभी केवल जी मुझे करेक्ट करेंगे कि नहीं, इनके राष्ट्रीय महामंत्री जो चुनाव लड़ने आए थे जिंद में, मसा 300-350 वोटों से अपनी जमानत बचा गए। जमानत का पैसा ही बचा गए, लेकिन इज्जत लुटवा के गए थे जिंद में। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव में गई है 2014 के बाद से, हर चुनाव में हमारा वोट बढ़ा है, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। लोगों ने हमेशा आस्था जताई है। सीटों में वो कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ, ये विपक्ष ने षड्यंत्र किया, आपस में गठजोड़ बनाए, अनैतिक और नैतिक सारी बातें चली। लेकिन हर चुनाव में मैं दोबारा बार ये टीवी पर लाइव पर चैलेंज देता हूं कि 14 के बाद कोई एक भी चुनाव उठा ले, किसी एक भी स्थान का उठा ले, छोटे से लेकर बड़ा चुनाव उठा ले, हर चुनाव में हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। हर छोटे से लेकर साहब के पास आता हूं, फिर हमें हमेशा वोट बढ़ी है, पीछे एक कदम नहीं उठाया। ठीक है, विजेंद्र रेड्डू जी रखिए अपनी बात। हाँ, केशव जी देखिए, विजय राहुल खाम जो है ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि मैंने ऐसे इलेक्शन जीता। किसी भी उपचुनाव में इनका अपना खुद का कैंडिडेट नहीं रहा। हर चुनाव में इन्होंने बाहर का कैंडिडेट लिया। जींद का जो विधानसभा की बात कर रहे हैं कि कृष्ण मेडा जी जो एमएलए बने थे, वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से लेकर के गए थे। ऐलनाबाद में गोविंद कांडा को लेकर के आए थे, और अब आदमपुर में ये कैंडिडेट जो है ना कांग्रेस से छोड़ के लेकर के आए हैं। क्या इतनी बड़ी पार्टी है, जो पार्टी दावा करती है कि ये विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, क्या इनके अपने कोई पुराने कार्यकर्ता, कोई पुराने नेता ऐसे नहीं है जो इनके बाई इलेक्शन में चुनाव लड़ने के लिए खड़े होते तैयार होते? तो कहीं ना कहीं आज ये सारे डरते हैं पुराने। जिस प्रकार से 19 के इलेक्शन में इनके बड़े बड़े मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर जो है, उनको भी जनता ने धूल चलाने का काम किया था और एक को ब्याह के न्याय दिया था। तो यही हाल अब इनका हो रहा है। इसलिए ये बाहर से टिकट लेने का काम करते हैं, क्योंकि जनता की उम्मीदों पर खरा तो करते हैं। जनता की जो नीतियां हैं, जनहितैषी नीतियां, उनको तो लेकर के नहीं आते, सारी जन विरोधी नीतियां लेकर के आते हैं। आज देखिए, मेरे ख्याल से इंडिया के इतिहास में सबसे बड़ा फैसला इस सरकार ने ये लिया कि दूध और लस्सी के ऊपर भी लगाने का काम कर दिया। जो गरीब आदमी का निवाला होता है, उसको भी इन्होंने टैक्स के साथ जोड़ने का काम कर दिया है, और टैक्स की मारने का काम किया है। डीजल पेट्रोल कहाँ तक चले गए हैं, बेरोजगारी कहाँ तक चली गई। आज हरियाणा पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 पर है। लगभग 2 लाख वैकेंसियां खाली पड़ी हैं, और जो पोस्टों को लैप्स कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। तो जनता जो है ना, ये सब जानती है, सब देख रही है। किस मुंह से ये ऐसी बातें मैं दावे के साथ कहता हूँ केशव जी, आपके चैनल के माध्यम से, आप ये भजनलाल परिवार को साइड में करके इनका कोई कैंडिडेट आ जाए तो ये जमानत बचा के दिखा देना। जहाँ 750 किसानों ने अपनी शहादत देने का काम किया, आज भी विजय राहुल को आंदोलन जीवी कह करके बोल रहे हैं। क्या ये बात की
जनता को चुभती नहीं है क्या? ये बहुत चुभती है, ये तीर लगते हैं जनता को। जब सरकार ने माफी मांगी, प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगने का काम किया, फिर भी ये लोग उनको आंदोलनजीवी बोलने का काम करते हैं। ये किसान जो है अपनी सच्चाई के ऊपर था, इसीलिए तो सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा, और फिर भी ये आज भी उनको आंदोलनजीवी कह करके बोलते हैं। ये शोभा नहीं देता है इन प्रवक्ताओं की इस तरह की बातें करने का। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप इस भजनलाल परिवार को एक साइड में करके आप इनका कैंडिडेट उतार करके दिखा दो। मैं कहता हूँ इनकी जमानत जब्त होगी वहाँ पर। ठीक है सर, गाँव में वोट नहीं मांग सकते ये लोग। और जहाँ तक 5 मिनट सेकंड और लेता हूँ कि जहाँ तो रेड्डू साहब, आप ये मान रहे हैं क्या कि भजनलाल परिवार के अलावा जो भी चुनावी मैदान में आएगा उसकी जमानत जब्त होगी? नहीं, मैं ये नहीं मान रहा। जो सरकार का उम्मीदवार रहेगा। अच्छा, जो सरकार का, मैं ये मान रहा हूँ। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, तो सरकार का अगर इसके अलावा कोई कैंडिडेट ही उतारते हैं तो उसकी जमानत जब्त होगी। और दूसरी बात, जब भजनलाल जी की भी बात सुन लीजिए, आज कुलदीप बिश्नोई जी ने कितने पाले पलट चुका है। इन्होंने अपनी पार्टी हल्का बनाई, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, कांग्रेस ज्वाइन करी, छोड़ दी, फिर हल्का बना ली, फिर कांग्रेस चले गए, फिर जो है ना इसमें बीजेपी में आ गए। जनता सब समझते हैं केशव जी, आज वो बात नहीं रही है। हमेशा देवीलाल और भजनलाल परिवार का जो ना कंटेस्ट हुआ करता था, आज भजनलाल परिवार कहीं ना कहीं अपनी साख को। ठीक है सर, मैं केवल जी की बात लेता हूँ, विदु जी फिर आपके पास जवाब दूंगा। केवल जी रखिए अपनी बात। जी देखिए जिस तरह से गढ़ की बात कर रहे थे, तो गढ़ एक तो जेजेपी का टूट गया आज, और दूसरा गढ़ जो है बीजेपी का टूट जाएगा, क्योंकि गढ़ तो इसका था ही नहीं। और जो कुलदीप बिश्नोई है, इनका अगर गढ़ था तो वो भजनलाल का गढ़ होता था किसी टाइम पे। अब वो जो 26 साल से ये बाहर रहे, ये अपने आप ही मान रहे हैं कि 26 साल से हम बाहर रहे, जबकि इन्होंने ये जो भव्य बिश्नोई है, इन्होंने आदम हिसार का लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था। आदमपुर से 25,000 की वोटों से हार हुई थी इनकी, कांग्रेस की टिकट पर था वो। मैं इनका गढ़ की बात बता रहा हूँ। ये गढ़ जो है कहाँ जाएंगे? कांग्रेस 25,000 वोटों से हारे थे। तो केवल जी कांग्रेस की टिकट पर था वो। ये तो आपकी बात को ही कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहा ना। हुड्डा साहब कह रहे हैं कांग्रेस साथ में थी इसलिए उनका गढ़ था, कांग्रेस की टिकट पर हार गए थे वो। तो भजनलाल परिवार भी बड़ा या कांग्रेस बड़ी? मैं कह रहा हूँ ना, ये गढ़ की बात ही तो कर रहे। सुन लीजिए ना, मैं गढ़ की तो ये कुलदीप बिश्नोई जी का तो गढ़ था ना, वही तो टूटा था। 25,000 वोट से हारे थे। और जब इनको अभी 2019 की टिकटें दी गई थी, तो अभी इन्होंने क्या किया? शरारतपूर्ण तरीके से सारे कैंडिडेटों को हराने का काम कांग्रेस के अंदर किया। जानबूझ के टिकटें उल्ट पुल्ट की। जो कैंडिडेट जीताऊ कैंडिडेट था उसकी टिकट काटी, और जो दूसरा कैंडिडेट था उसकी टिकट उसको देने का काम किया इन्होंने, और उनकी सबकी जमानतें जब्त करवाई इन्होंने। यही तो गढ़ था इनका। और ये गढ़ अभी आगे आएगा, और ये बीजेपी में जाके भी यही गढ़ लगाएंगे। जो गढ़ भव्य बिश्नोई जी का होगा वो सारा गढ़ जनता देखेगी। और दूसरी तरफ जो इस समय बात चल रही थी, इसमें यह कहा गया कि जो किसान थे वो आंदोलनजीवी थे, और मोदी जी तो उनको परिजीवी बता रहे थे। वो परिजीवी होता है खून चूसने वाले कीड़े। आप किसानों को ये बता रहे हो और आतंकवादी बता रहे हो किसानों को। और जो आतंकवादी बताने वाले वो अपने आप को कह रहे हैं कि हम लोगों से वोट ले रहे हैं। अरे भाई साहब, आप जनता में जाना है, जनता में जाके वोट मांगनी है आपने। जवाब लेता हूं। और उन्हीं जनता को आप परिजीवी कह रहे हो, उन्हीं जनता को परिजीवी कहकर। और दोस्त दूसरी बात और सुनिए, जो हमारे कई पत्रकार भी हैं, हमारे कई फील्डिंग लगाने वाले लोग भी हैं, वो भी ये कहते हैं कि इनका गढ़ है, इनका ये है, इनकी बड़ा सारा सिस्टम है। वो एक टाइम था, आज का टाइम और वो टाइम में बहुत फर्क आ गया। शायद हो सकता है वो ना बदले हों, वो लोग भी ना बदले हों, वो पत्रकारों के माइंड भी ना बदले हों, लेकिन ये जनता बताएगी ना कौन से माइंड से कौन सी जगह पे क्या होगा। ये कोई सत्ता एक जगह पे स्थिर नहीं रहती है, ना कभी कांग्रेस की रही है, ना कभी बीजेपी की रहेगी। ठीक है सर। तो ये तो जनता अपने आप फैसला करेगी, और ये जनता जो है वो जनार्दन होती है, और जनता ही अब बताएगी कि कौन से ये लोग थे, कितने गढ़ थे, और कहां से कहां पे भागे थे, कैसे हमें उपचुनाव में जाना पड़ा, किस तरह से हमारे प्रदेश का खर्चा करवाया, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का खर्चा करवाया, सरकार पे बोझ डाला, सारा सिस्टम खराब किया। पता लगेगा, जनता इस बात का जवाब देगी। जवाब लेता हूँ, बोलिए विदु जी। जी केशव जी, देखिए दोनों के दोनों जो प्रवक्ता हैं मुझसे बहुत सीनियर हैं। जितनी मेरी कुल आयु नहीं है इतना इनका राजनीतिक अनुभव है। दोनों प्रवक्ता मेरे सीनियर हैं,
लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं, किसान का बेटा होने के नाते, खुद किसान होने के नाते ये बात कह सकता हूं, इन दोनों ने मिलाकर जितना किसान के लिए काम किया होगा ना, उतना काम इस छोटी सी उम्र में मुझे करने का अवसर मिला है। और मैं अपने जीवन का सौभाग्य मानता हूं कि मैं किसानों के बीच में रहता हूं, किसानों का काम करता हूं। इस नाते से ये जानता हूं कि किसान जो होता है ना, अतिथि देवो भव होता है। किसान फूल लेकर खड़ा होता है जब आप उसके घर पर जाते हैं। मेरे घर पर आते तो बिना खाना खाए, रोटी खाए नहीं कोई जाते। जब 12-12 लठैत गांव के बाहर बैठते हैं तो उनको किसान कहकर आप किसान का अपमान करते हैं, वो वास्तव में आतंकवादी ही हैं। जो 12 लोग आतंक के द्वारा, लठ के द्वारा किसी को रोकते हैं, वो उनको आप किसान नहीं कहेंगे। किसान तो मैं हूं, मेरे घर आओ ना, विजेंद्र रेड्डी मेरे घर आओ ना, मैं लठ लेकर थोड़ी खड़ा हूंगा, मैं तो स्वागत करूंगा। आप दूसरी पार्टी के तो भी स्वागत करूंगा। केवल ढिंगड़ा मेरे घर आओ ना एक बार, मैं स्वागत करूंगा, अपने पास बिठाकर रोटी खिलाऊंगा तुम्हें इस प्रकार से लठों से नहीं करूंगा। तो जो लठ लेकर खड़ा होता है वो आतंकवादी होता है, वो आतंक मचाने के लिए होता है, दूसरे के मन में दहशत फैलाने के लिए होता है। इसलिए और जल्दी से आप समझ जाओ, किसान और आतंकवादी का अंतर समझ जाओ, नहीं तो चुनाव हारते रहोगे। क्योंकि किसान गांव में बैठकर इंतजार कर रहा होता है कि कब वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता आए, उसका वो सम्मान करे, और आप 4 लठैत बिठाकर उसको वंचित करते हो। फिर वही किसान आपसे बदला लेता है। चुनाव दर चुनाव यही हालत होती है और आगे भी यही होने वाली है। लेकिन इससे अलग जो है, इन्होंने एक और बातें कही। इन्होंने कहा जी 25,000 से भव्य बिश्नोई जी कांग्रेस की जो टिकट पर चुनाव लड़े थे, 25,000 से हार गए थे। अरे हारे तो आज जो आपके बापू और बेटा जी कांग्रेस संभाल ली है, कानून वापस क्यों लिए फिर? एक मिनट बीच में मत बोलिए केवल जी, आप तो अब सभ्य डिबेट। ठीक है सर, मैं वहां जा नहीं रहा हूँ, किसी आंदोलन पर नहीं जा रहा हूँ। केवल जी आप तो बदल सकते हैं। ठीक है केवल जी, मैं नहीं जा रहा हूँ वहां पर, डिबेट डिले हो जाएगा बहुत ज्यादा। विदु जी थोड़ा सा टॉपिक सेंटर रहेंगे हम लोग। ठीक है, आप रेणु साहब के सवालों का जवाब दीजिए, मेरे पास समय क्योंकि बहुत कम बचेगा फिर, प्लीज। ये बताएं रेणु साहब का, माय फ्रेंड, आप मेरे को ये बताएं कि आप उन केवल जी प्लीज हाईजैक मत किया करो डिबेट को, आप एंकर नहीं है उन आतंकवादियों की। केवल जी ठीक है सर, ठीक है हम केवल जी, हम किसान आंदोलन पर डिबेट नहीं कर रहे हैं, हम किसान आंदोलन एज अ पार्ट ऑफ आदमपुर पर डिबेट कर रहे हैं। प्लीज, अलग अलग टॉपिक है सर, अलग अलग टॉपिक है केवल जी, और ये मुझे तय करने दीजिए प्लीज, ये मुझे तय करने दीजिए। ठीक है विदु जी, समय बहुत कम बचेगा, रेणु जी के सवालों का जवाब दीजिए फटाफट, फिर मुझे फाइनल कमेंट भी लेना है कि रेणु जी के भी सवाल मैं देता हूं। जी हाँ मैं पूछता हूँ। तो मुझे एक ही बार में सवाल समझ आ जाता है। एक ही सवाल को 10 मिनट मत खराब किया करो। एक ही सवाल पूछकर केवल जी मुझे समझ आ जाता है, मैं जवाब दे देता आपका। अभी मुझे जल्दी और सवालों को भी जवाब दे देता हूं, फिर अंत में आपके सवाल का जवाब दूंगा। एक आपने कहा 25,000 से वोट से आपके अभी 19 वाले चुनाव में, जिस चुनाव का आप जिक्र कर रहे हो, कांग्रेस की पार्टी की टिकट पर 25,000 से भव्य बिश्नोई जी जो है आदमपुर में नहीं जीत पाए। उस चुनाव में तो बापू और बेटा दोनों हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये चुनाव हारे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी हारे, भूपेंद्र सिंह सोनीपत से हारे, दीपेंद्र सिंह रोहतक से हारे। और आपने खुद कहा ये जेजेपी का गढ़ है, आपने ये भी कहा ये भजनलाल परिवार का गढ़ है, और सारा देश जानता है कि अब सारे के सारे गढ़ जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के। ये तो 3-3 गढ़ मिल गए। आपने बात बिल्कुल ठीक कही, ये बहुत प्रचंड जीत होने वाली है, इंतजार कीजिए, वोटों को गिनिए। अच्छा, अब जो है उन्होंने, रेड्डू जी ने बहुत अच्छे सवाल खड़े थे, उन्होंने कहा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनी साहब? ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी तभी बनी जब जन जन का जो है भारतीय जनता पार्टी के विचार और सिद्धांतों में विश्वास जब जन जन ने जगाया। वो अन्य पार्टियां छोड़कर आए, उनमें बिश्नोई परिवार के लोग भी हैं। वो कह रहे थे आपके पास कैंडिडेट नहीं थे, ना तो इलाहाबाद में था, ना बड़ौदा में था, ना जींद में था। और एक भाई साहब वो भाजपा के कैंडिडेट थे, और भाजपा की नीति में वो सुबह जब हम देखते हैं वो परमवे भवन में तुम्हें तत् स्वराष्ट्रम वाले लोग ही हैं, एक बार जाकर पूछाओ, जबरदस्ती ना कीजिए। अब आपकी बात है अगली, एक और ये झूठ लगातार बोलते रहते हैं, ये दूध और लस्सी पर टैक्स लगाना। साहब थोड़ी सी जानकारी लेना आपको जरूर। ठीक है सर, विदु जी मुझे यहीं रुकना पड़ रहा है, मैं माफी चाहूंगा, एक मिनट मुझे यहीं पर रुकना पड़ रहा है, प्लीज। और बहुत शुक्रिया आप सभी का, प्रोफेसर रावल साहब, केवल जी, विजेंद्र सिंह रेणु जी और रवि भी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ आदमपुर का महासंग्राम में आज इतना ही। आप देखते रहिए